But at the moment with us from the All India Panthers Sena, we have Mr. Deepak Kedar. Deepak Kedar साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार दीपक केदार साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया, बोलिए. दीपक केदार साहब, इस विषय में आप बताना चाहेंगे कि पिछले 77 साल में 1947 में हमें आज़ादी मिली, हम लोग 2024 में 77 साल में आज तक कोई शेड्यूल कास्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, यानी कोई दलित पीएम नहीं बना, दलित प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना. इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और किसी मीडिया में नेशन नाउ के माध्यम से आपकी इस विषय पर ध्यान जाना, यही सबसे बड़ी आज के तारीख में बात है. तो यश जी के लिए जो आपकी जो एक विचारधारा, इसका मैं पहले तो स्वागत करता हूँ. इस पे डिबेट नहीं होती है कि पिछले इतने सालों से इस देश में दलित पीएम बना ही नहीं है और दलित पीएम को या बनाने नहीं दिया जाता है. आप अगर देखा जाए तो इस देश में बहुत सारे ऐसे मतदार संघ है कि जहां पर उस कैंडिडेट के कास्ट के लोग नहीं रहते, फिर भी जाति के नाम पर वो चुन के आता है. वही हालत इस देश में सबसे ज्यादा, अगर देश के मंत्री पद में आपको अगर कोई दिखता है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग दिखते हैं. ब्राह्मण मंत्री सबसे ज्यादा रहते हैं. देखा जाए तो उनका वोटिंग रेट उतना नहीं है, 3% लोग और 13-13, 15-15 कैबिनेट मिनिस्टर इस देश में ब्राह्मण समाज के रहते हैं. तो ये बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विषमता की जो मनुस्मृति की व्यवस्था को हटाया है, वो आज भी जिंदा है. उसको जलाया है पर वो आज भी जिंदा है, तो वो दिखता है. लोकतंत्र के माध्यम से चुन के जाना और वहां पर ब्राह्मणवाद का ही डंका बजाना, ये खुलेआम दिख रहा है. इसलिए दलित या गुलाम रहना चाहिए, शूद्र रहना चाहिए, इनकी मंशा यही रहती है. ये दलित को पीएम बनने नहीं देंगे. जो दलित सीएम बने थे उनको भी यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया, उनका भी संगठन खत्म किया. तो सीएम बनना भी दलितों के लिए बहुत मुश्किल बात है. आदिवासी सीएम सोरेन को ईडी उसके पीछे लगती है, लेकिन इस देश में और राज्यों में जहां जहां ब्राह्मण समाज का सीएम है, वहां कोई ईडी भी उनकी इंक्वायरी नहीं करती, कोई यंत्रणा उनकी इंक्वायरी नहीं करती. तो ये ब्राह्मण राज चल रहा है, इसलिए दलितों को एक बार बहुत बड़ा ये वंचित रखते. दीपक केदार साहब, एक बार एक बहुत बड़ी प्रथा चली थी कि बहन मायावती जी जो हैं, उस वक्त उनका बड़ा वर्चस्व था, बहुत बड़ा भावकाल था. ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो आगे चल करके प्रधानमंत्री की दावेदार बने, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसी ने बनाया नहीं. आज की तारीख में तो बहुजन समाज पार्टी ज़रा बैकफुट पर आ गई है. बहन जी की तरफ से कोई ज़्यादा वक्तव्य भी नहीं आ रहे, कुछ कर भी नहीं रही हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है. तो ये ये बदलाव कब होगा दीपक केदार साहब? ये कब होगा? ये बदलेगा, माहौल कब बदलेगा? देखिए, मायावती जी यहाँ पर पीएम की दिशा में चल रही थी, लेकिन आपने देखा है कि कांग्रेस जो है जी, वो बीजेपी है और बीजेपी जो है वो कांग्रेस है. दोनों में कोई भी बदलाव हमको दिखता नहीं है, विचारधारा में बदलाव दिखता नहीं है. आज आपने महाराष्ट्र में देखा है कि अशोक चौहान सीधा बीजेपी में चले जाते हैं. इसके पहले भी विखे पाटिल बोल के यहाँ के राधा कृष्ण विखे पाटिल, वो भी बीजेपी में चले गए. तो बीजेपी और कांग्रेस इनका आना जाना रहता है, इसलिए ये दोनों भी पार्टी एक जैसी है. कांग्रेस ने सत्ता गंवाई, पर जो दलित नेता आगे आने वाले थे, बहुजन नेता आगे आने वाले थे, ओबीसी नेता आगे आने वाले थे, जैसे रामविलास पासवान जी हो या लालू प्रसाद यादव हो, बहन मायावती जी हो, कि जो भी बहुजन नेता है उनको और उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है. आज भी समझ में नहीं आता है. आज भी देखिए, मैं इसको जातिवाद के दृष्टि से देखता हूं कि क्या मुझे इस माध्यम से सवाल पूछना है कांग्रेस के बड़े नेताओं से. अशोक चौहान जहां कांग्रेस छोड़ते हैं और आने वाले समय में और कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के रास्ते पे जा रहे,
मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित है, जी बौद्ध है, वो आने वाले समय में पीएम बनेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो दलित के नेतृत्व में काम करने की शर्म इनको आ रही है क्या? ये शंका मुझे इस माध्यम से लग रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो दलित नेता खड़गे जी के अंडर में काम करना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि आगे अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ खड़गे पीएम बन सकते हैं और दलित पीएम नहीं चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पर ये दो पार्टियां एक साथ अंदर से मिली तो नहीं है, ये ऐसा भी शक हमको यहाँ पर लगने लगता है। तो खड़गे लेकिन जी के दीपक केदार माध्यम साहब, से आपकी बात ठीक भी हो सकती है प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आम आदमी पार्टी के आदरणीय सम्माननीय हमारे क्या नाम है इनका, अब अरविंद केजरीवाल जी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जब इंडिया अलायंस बनी थी तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आगे रखा था। उन्होंने कहा कि भाई उनको कन्वीनर बनाइए, और कन्वीनर ही नहीं, इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे वो, ऐसा उनका प्रपोजल आया था। कांग्रेस ने ही नहीं माना साहब, और तो और छोड़िए, बाकी सब पार्टी की तो बात छोड़िए। बराबर है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है और इस पे हम आवाज उठाएंगे, जरूर बात करेंगे कि ये इसीलिए हो रहा है कि कांग्रेस में दलित नेता आगे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खड़गे साहब का नाम आगे आगे ले आते तो शायद आज इंडिया अलायंस में एकता होती, शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जरूर एकता होती, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जहां से कांग्रेस आज भी घरानेशाही की और ही बढ़ने लगी है, ऐसा हमको लगता है जी। और ये घरानेशाही की जो जड़ है वो सिर्फ नेतृत्व में नहीं है, राज्यों राज्यों में ये घरानेशाही कुटुंबशाही की एक जड़ है जो मजबूत है और उनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके उनको सबसे ज्यादा दुख ये लगता है कि कोई दलित आगे आ रहा है। आज यहाँ महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश जी आंबेडकर जी की है, वो भी पीछे लगे हैं कि हमको साथ में ले लो, कुछ 2-4 जगह हमको ज्यादा बढ़ा के दे दो, लेकिन दलित लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, आगे चल के ये पार्टी बड़ी हो जाएगी और दलितों का खुद का यहाँ पर अस्तित्व खड़ा हो जाएगा, मौजूद या वजूद खड़ा हो जाएगा। इसी डर से हम तो डूबेंगे, इसी तरह से ये काम चल रहा है। इनको डूबने का डर भी नहीं लग रहा है, लेकिन दलितों के हाथ में, वंचितों के हाथ में, नए लोगों के हाथ में यहाँ का राजकारण नहीं जाना चाहिए, इसकी सब केयर कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दीपक केदार साहब, राहुल गांधी जी ने बार बार यह कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए और हमारा 2024 में कांग्रेस गवर्नमेंट कम्स तो उनका कहना है कि ये 50% स्लैब को मैं आगे बढ़ाकर, जो कैप है उसको हटा के उसको और बढ़ाऊंगा। और उनके आगे मोदी जी पे आलोचना करते हुए कहा कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है, गुजरात सरकार ने वो उसको नोटिफिकेशन लेके आया था तो समाज पूरे ओबीसी बन गए, इसलिए जाति जनगणना में मोदी साहब को इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि देखो ये आदिवासी, एससी एसटी, ओबीसी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आज मैक्सिमम यही गरीब लोग हैं और वंचित और पीड़ित लोग हैं, और ये सरकार टोटल इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सब जगह हो जाए। तो ये 2-3 मुद्दे पर आप कैसे देखते हो? एक तो जाति जनगणना, वो कैप, और दूसरा कैप हटाने वाली बात, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जितने पिछड़े दबे लोग जो है, और गवर्नमेंट सरकार, मोदी सरकार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है और ये लोग और वंचित हो रहे हैं। दीपक केदार साहब, नहीं वो तो है ना, इन्होंने जो काले कानून बनाए मजदूर के लिए, वो बहुत डेंजर है, लोग परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि हम उनके लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि कानून ही ऐसे बनाए कि आज उनके हक और अधिकार छीन लिए गए। यहाँ पे पूरे देश में अभी आप देखिए तो कंट्राक्ट लाया है और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ी गुलामी इसमें आई है। तो ये सच है कि मोदी का एजेंडा ही यहाँ के मजदूरों को, मजदूर अगर आप देखिए तो कौन है, आदिवासी है, दलित है, यहाँ का बहुजन है, और उनको उनके पेट के हद तक उनका झगड़ा रखना। और यहाँ पर हम किसी भी माध्यम से देखिए, हमारे हाथ को अच्छा काम रहा तो हम स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें हम मोदी के खिलाफ ट्वीट करेंगे, ट्वीट नहीं किया तो आवाज उठाएंगे।
तो ये सब छीन लेना है, उसका आंदोलन छीन लेना है, उनके खिलाफ या जो आवाज उठ रही वो छीन लेना है। ये जो है मजदूर देश का सिर्फ पेट के लिए झगड़ता रहे और पेट के लिए मरता रहे, ये व्यवस्था जिस दिन आती है उस दिन हुकुमशाही खड़ी होती है। और उस माध्यम से नरेंद्र मोदी आगे जा रही है। दिख रहा है कि पहले जो लड़ाई करने वाला जो वर्ग है इस देश में, वो मजदूर रहता है, दलित रहता है, आदिवासी रहता है। अगर वो पेट के झगड़े, उसके पेट का जो सवाल है, रोटी का जो सवाल है, उससे बाहर ही नहीं आएगा तो हमारे खिलाफ आंदोलन कब करेगा? तो इसीलिए जानबूझकर लड़ने वाले वर्ग को बंदिश करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर लाया गया है। जातिगत जनगणना जो है जी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने भी नहीं किया है जी, नहीं, और बीजेपी भी नहीं कर रही है इनको। लेकिन केदार साहब, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ जो है ये तो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो पुराने हक होते थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कि भाई आपको परमिशन लेनी है इंडस्ट्रियल यूनिट बंद करने के पहले, लोगों को निकालने के पहले, वो सब तो सबसे पहले कानून तो वो लेके आए। इन्होंने तो उसमें और ज़्यादा वो कानून ज़रा सख्त बना दिए इन लोगों ने, लेकिन पहले कानून तो यही लेकर के आए ना केदार साहब। नहीं, मैं इन दोनों को भी बोल रहा हूँ, ये दोनों भी जो है, ये दोनों ने भी काम यहाँ के वर्कर को गुलाम बनाने का ही एजेंडा यहाँ पर खड़ा किया है। कोई भी यहाँ पर वर्कर का हक की बात नहीं करता है। आज राहुल गांधी जी यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो उनकी सत्ता आने के बाद वर्कर का क्या हाल करेंगे वो भी हमको दिख रहा है। तो अभी लोगों का भरोसा इन दोनों पर भी नहीं है। जातिगत जनगणना का जो सवाल है वो कांग्रेस ने भी नहीं किया है, बीजेपी भी नहीं कर रही है। जितना जाति जाति में झगड़ा लगाया जाए उतना लगाया जाता है और यहाँ पर चुनाव को आगे रखकर ये जातिगत जनगणना करते नहीं। और जातिगत जनगणना करेंगे तो सब सवाल का जवाब मिलेगा, पर वो नहीं कर रहे। मैं ये भी बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ये भी मांग करे कि आज तक कितने ब्राह्मण पीएम बने हैं, कितने दलित पीएम बने हैं और कितने ओबीसी पीएम बने हैं, इसकी भी जनगणना हो जाए। सर ओबीसी तो दो हैं, दो ओबीसी तो बने देने का और एक वो अधिकार देने का मैं वही बोल रहा हूँ, एक मोदी जी और एक एचडी देवेगौड़ा जी। इसमें तो दलित है ही नहीं, एक भी दलित नहीं है, दलित एक भी नहीं। ये जनगणना तो उनके हाथ में थी, ये अधिकार देना उनके हाथ में था, वो दिया नहीं। दलित एक भी नहीं है, एक भी दलित नहीं, एक भी दलित नहीं है। नहीं, एक दलित एक नहीं, वो सामने सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है जी। डर इसी बात का है कि अगर जनगणना होती है तो लोगों के सामने आएगा ब्राह्मण कहाँ बैठा है, जज कितने बैठे, यहाँ के आईपीएस कितने बैठे, तो ये बाहर आके एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, इसलिए सब डरते हैं, इसीलिए वो जातिगत जनगणना नहीं करते। केदार साहब, ये झगड़े लगाएंगे, इधर मनोज जारांगे में, छगन भुजबल में झगड़ा लगाएंगे, पर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। दीपक केदार साहब, राहुल गांधी जी ने बार बार आरोप लगाए मोदी सरकार पे और विपक्ष पूरे आरोप लगा रहे कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में, जो एक राइट विंग एक्टिविज्म, जो एक हिंदुत्व वाला एजेंडा इस सरकार चला रहा है और बहुत छुटपुट घटनाएं सब जगह हुआ है, जिसमें जो देश का जो ढांचा है वो 4 पिलर है संविधान का, इक्वालिटी है, जस्टिस है, न्याय है, ये थोड़ा डगमगा गया है। क्या आपको भी लग रहा है कि एट्रोसिटीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, अटैक ऐसे इस प्रकार से हो रहा है कि हिंदुत्व वाली शक्तियां बहुत मजबूत हो गया? क्या ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए आपके पास और आप मानते हैं राहुल गांधी की लोकतंत्र शायद खतरे में आता दिख रहा है? राहुल गांधी के पहले हम लोग कह रहे, जहां अम्बेडकरवादी आंदोलन खड़े कर रहे थे, तब शुरू में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आते ही हमने बोला था कि ये सभी लोकतंत्र के खिलाफ की गवर्नमेंट है और उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का काम हमने किया। आज आप अगर राज्य में, महाराष्ट्र में आपको एक वाकया बताता हूं, कनकौली में नीतीश राणे के यहाँ पर एक मुस्लिम युवा को उसके घर के सामने कुछ लोग आके पकड़ते हैं, मारते हैं और उसको बोलते हैं कि जय श्री राम बोल, ये नारा लगा दे। ये सब वायरल हुआ है, वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आज महाराष्ट्र में अगर ऐसी स्थिति होगी
ये वीडियो देखने के बाद हमको लगता है ये यूपी का तो वीडियो नहीं है, महाराष्ट्र में भी आ गया है, उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा था। और उसी में कोकण में एक भी यहाँ पर जातिगत मामला नहीं था, धार्मिक मामला नहीं था। कोकण का पर्यटन यहाँ पर फेमस है, पर्यटक वहां बिंदास जाते हैं, वहां पर डर का माहौल बना दिया। इनका हिंदुत्व का एजेंडा इतना जोरों से चल रहा है कि लोकतंत्र ही नहीं, यहाँ पूरी हुकुमशाही लाने का एक योजना बड़ी बनाई गई है। आप बताइए कि यहाँ पर नीतीश राणे खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा बॉस बैठा है सागर बंगले पर, मारिए मुसलमानों को, काटिए मुसलमानों को। यहाँ पर जय श्री राम नहीं बोलता है तो उसको पीटिए, उसके ऊपर एफआईआर करिए। उसका पैर टूटा है, उसके हाथ को मार लगा है। एक मैं अकेला हूं कि जो उसके घर जाके उससे मिला हूं, उसके परिवार से बात की है, उनको आधार दिया है। एक भी नेता, यहाँ महाविकास आघाड़ी की बात होती है, कांग्रेस, एनसीपी, सेना, कोई भी उनके घर नहीं गया। मैं अकेला वहां पर गया हूं। तो यहाँ पर लोग डर भी रहे, इश्यू को हाथ में लेने के लिए डर भी लग रहा है। लेकिन कोंकण में पहले ऐसा नहीं होता था सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कोंकण में आज तक कभी ये सुना नहीं, आज तक कभी पहले नहीं हुआ है। हाँ, हमें रिप्लाई आ रहे ना, हमें कहा मालूम था। हमें कोकण से रिप्लाई आए कि हमारे कोकण में नहीं हो रहा था, गालियां दे रहे वो नीतीश राणे को, और वो बोल रहा है मारो पीटो। यहाँ पर बड़ी बड़ी सभा लेके भड़काऊ भाषण करता है, हेट स्पीच देता है, और उसके ऊपर एक्शन नहीं होती। दीपक केदार अगर किसी की एट्रोसिटी को मुलाकात करने जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, 144 लगाया जाता है। हमारे ट्वीट पे, हमारे सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जाता है। कुछ एक भी लाइन अगर गलत हुई तो हमको नोटिस आती है, बुलावा आता है। लेकिन नीतीश राणे अगर यहाँ पर काटने की बात करता है, फिर भी उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। मुस्लिमों को डराया जाता है, दलितों को डराया जाता है, आदिवासियों को डराया जाता है। और आने वाले चुनाव में ये डर बढ़ाकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की एक साजिश चल रही है। ये फूले शाह अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये वीडियो अगर चलता है तो अंदर से बहुत महसूस होता है कि ये क्या चल रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो इनको तलवार से जवाब देते थे। दीपक केदार साहब, आप अभी अभी हाल ही में शरद पवार साहब से मिले थे, क्या बातचीत हुई, जरा बताएंगे उसके बारे में? नहीं, हमने देखिए, एनसीपी के नेता शरद पवार जी है, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे है, वंचित के नेता आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर है, यही नहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। इन चारों नेताओं को ऑल इंडिया पैंथर सेना की ओर से एक लेटर भेजा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इंडिया आघाड़ी मजबूत करिए, और लोकतंत्र अगर बचा नहीं तो सबसे ज्यादा गुलामी हमें आएगी, बाबा साहब के बच्चों को गुलामी आएगी। तो लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है तो ये चुनाव नहीं, एक प्रोटेस्ट बोल के हमको लड़ना पड़ेगा। तो इस प्रोटेस्ट में हमारे संगठन को आप इन्वॉल्व कीजिए, और आपके साथ हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा हमने लेटर भेजा था। उसको तीनों पार्टियों ने रिप्लाई नहीं किया, एक एनसीपी ने हमें रिप्लाई किया, और उस माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। आज भी इस देश में दलितों के 70 साल पुराने मसले को हम हल नहीं कर सके, जमीन का मसला हो, घर का मसला हो, यहाँ के सामाजिक न्याय का इशू हो, इस इशू पर हमें 70 साल से आंदोलन करना पड़ते हैं। तो हमने यही बात की कि पिछले 70 साल में इस इशू पर हमको लड़ना पड़ता है। अगर आपके इंडिया आघाड़ी में हमारे ये इशू अगर आप लेते हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हम आपके साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे, और हमें इतिहास में क्या हुआ उसको सब हम भूल जाएंगे, हमारे मूवमेंट के साथ किसी ने क्या किया वो भी भूल जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमें आपके साथ आना पड़ेगा, और आपको भी सबको साथ लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर हम इस नरेंद्र मोदी की व्यवस्था को हटा सकते हैं और लोकतंत्र को बचा सकते हैं। यही इसमें बात हुई है। आने वाले समय में जी वेटर पांच की भूमिका में रहिए, देखेगा आगे चल के होता क्या है। तो ऑल इंडिया पैंथर सेना ने, आपने 4 पार्टियों को लिखा जी, कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे सेना को, प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन अघाड़ी को, और शरद पवार साहब की जो उस वक्त एनसीपी थी, अब पता नहीं क्या नाम देंगे वो अपनी नई पार्टी का,
इसमें से सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी ने आपको जवाब दिया और शरद पवार जी ने आपको वक्त दिया। कहने का मतलब ये जी हाँ। तो बाकी किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया सर? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मैं अभी उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो उनके माइंड में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। जी दुरुस्त बात, क्वाइट ट्रू। दीपक केदार जी, अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आप पलायन देख रहे हो, बाबा सिद्दीकी इस तरफ गया, ये अशोक चौहान जी इधर गए, मिलिंद देवरा इस तरफ गए, तो ये क्या चल रहा है? क्या मोदी साहब जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जो अशोक चौहान जी ने कहा कि ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऑपोजिशन 2024 कैसे लड़ेंगे ऐसे कोई उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया नहीं, कोई प्लान नहीं है, इसलिए मैं दुखी होकर वहां से निकला हूं। तो क्या ये एमवीए भी इस प्रकार से है कि अशोक चौहान जी को लगा कि एमवीए भी कुछ कर नहीं पाएंगे, 2024 में मोदी 400 पार हो गए तो महाराष्ट्र में भी वो बीजेपी एंड घटक दल आ जाएंगे साथ में, तो कोई स्थान नहीं रहेगा? तो क्या ये वजह है, लीडरशिप क्राइसिस है, इसलिए सब छोड़ छाड़ के कांग्रेस छोड़ रहे हैं, पवार साहब छोड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी छोड़ रहे हैं, सब छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हो? क्या लीडरशिप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है ऑपोजिशन के? भाई यहाँ पर ये लीडरशिप का सवाल नहीं है, कांग्रेस का भी सवाल नहीं है। डरपोक नेता नहीं हो सकता है, डरपोक गुलाम हो सकता है। ये सिर्फ यही बात है कि ईडी की इंक्वायरी के डर से ये चले गए हैं और जाते जाते क्या बोलेंगे इसलिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि एक भी ऐसा नहीं कि जिसकी ईडी की इंक्वायरी के बाद ही भाग गए हैं। आदर्श के घोटाले के बारे में यहाँ के पीएम कुछ 4 दिन 8 दिन पहले में भाषण करते हैं तो चले जाते हैं। सिंचन घोटाले के बारे में, अजित पवार के बारे में एक स्पीच देते हैं एमपी में तो अजित पवार चले जाते हैं। तो ये डर है। अशोक चौहान जी ने ये बताना चाहिए कि उनके कारखाना जो है, फैक्ट्री है, उसको 150 करोड़ रुपए बीजेपी ने हेल्प की थी, तो वो किस माध्यम से हेल्प की थी और तभी आप जाने वाले थे। तो अशोक चौहान जो है वो लीडर, एक विचारधारा वाला लीडर नहीं है। उनको सिर्फ संपत्ति जमा करनी है और इंक्वायरी से और जेल से बचना है। जो गए हैं वो ईडी के डर से गए हैं। नेतृत्व ये वो सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और निगेटिविटी बनाकर यहाँ पे विपक्ष को डराने का काम चल रहा है। लेकिन इनके जाने से कांग्रेस को ही फायदा हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हो या शरद जी पवार हो, इनके पास एक लोगों की भावना जो थी वो अपनेपन की भावना थी। कांग्रेस के पास उनके भावना नहीं थी। तो अशोक चौहान जाने से अभी वो कांग्रेस के साथ भी लोगों की भावना बन चुकी है कि कांग्रेस भी अभी अकेली रह गई है, लोग उनके बारे में भी अभी विचार करने लगे हैं। तो जाए तो अच्छे के लिए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौहान जैसा जो नेता है वो विचारधारा वाला नेता नहीं है। कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है और ग्राउंड लेवल पर इनका जनाधार चला गया है। ये आगे चल के चुन के भी नहीं आ सकती है, इसलिए शॉर्टकट मार के तटकरे हो या चौहान वो राज्यसभा पे जाना चाहते हैं, चुनाव क्यों लड़ना नहीं चाहते? अगर विपक्ष इतना दुबला हो चुका है तो राज्यसभा पर नहीं जाना चाहिए ना, बीजेपी से लोकसभा लड़ना चाहिए, नहीं लड़ रहे ना। तो ये नैरेटिव बनाया है, कुछ नहीं है। ईडी ही इनका डर का कारण है, क्योंकि इनके जेब में बीडी है, बीडी रहती है महाराष्ट्र में, वो इनके जेब में बीडी है, इसलिए ईडी इनके पीछे। आप ऐसे क्षेत्र में गए जो गरीब पिछड़े लोग, ऐसे जगह पे गए जब गरीब लोग बसते हैं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया आपने और गरीब जगह पे गए, गरीब के हालात आपने देखे, गरीब किस व्यवस्था में रह रहे आपने देखे। मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी बोल रहे कि मेरे गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी, और बोल रहे कि हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, आयुष्मान, उज्ज्वला और स्वच्छ भारत। तो ये क्या पीएम किसान, क्या गरीब पिछड़े जो है आपने जो दौरा किया है, कहीं आपने ये सब देखा? बिकॉज मोदी जी आज भी कह रहे कि मैंने संकल्प किया था हर घर नल से जल, और आज करीबन 15 करोड़ लोग वो घर में नल और साफ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये जो उनका गारंटी है कुछ पूर्ण हुआ? आप तो हर जगह गए, महाराष्ट्र के दौरा किया है, क्या गरीबों को ये व्यवस्था मिला है, गारंटी मिला है? दीपक केदार जी।
झूठ है, पूरा झूठ, जुमलेबाजी है और झूठा स्पीच है। अच्छे टैगलाइन है और इनके प्रचारक ने लिखी हुई स्पीच अच्छी है, वास्तव बहुत भयानक है। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, उनमें अगर हिम्मत है तो चैलेंज स्वीकार ले और मेरे साथ कुछ आदिवासी विभाग में चले, जैसे रायगढ़ में विभाग है, गढ़चिरौली के बाजू में विभाग है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाजू में विभाग है, पालघर में विभाग है, महाराष्ट्र में और जगह मैं घूमता रहता हूं। आज भी आदिवासियों के महिलाओं के बदन पर पूरा कपड़ा नहीं है, आज भी उनका जो स्तन है वो खुला है, आज भी उनको इंसान बोल के जीने का कोई भी सुविधा मिलती नहीं है। वहां पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है, एटीएम नहीं है, नल तो छोड़ो, घर भी नहीं है, दलितों को नहीं है, गरीबों को नहीं है। तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, किसी राज्य का भी प्रतिनिधि मेरे साथ भेजे, मैं इनको लेके जाता हूं। एक भी योजना कहां पर मिली नहीं है, सिर्फ ढोंग है, मीडिया में जाहिरातबाजी में और होर्डिंग में चलाने का, वास्तव में कुछ भी नहीं है। आदिवासियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दलितों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कहां का नल का पानी कहां पर है? कोई नल का पानी नहीं, कोई स्वच्छ पानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस देश में कुपोषित लोग कैसे बढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित लोग हैं। अगर ऐसा होता तो इस देश के सिग्नल पर कहीं पर भी जाओ लोग बढ़ते जा रहे, कल 10 थे तो आज 100 लोग सिग्नल पर खड़े हैं। रोज पुल के नीचे फुटपाथ पर लोग भूखे सो रहे हैं, वड़ा पाव खाकर सो रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? झूठा बोलने का। और दीपक यहाँ केदार पर साहब, उनका मोदी जी का नया टैगलाइन है, हैशटैग है ट्राइबल विद मोदी, यानी जितने आदिवासी सब मोदी जी के साथ है। मोदी जी का कहना है कि हमने जन मन स्कीम जो है, जन मन स्कीम के माध्यम से आदिवासी पिछड़े एरिया, पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स के तरफ हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करके उनको उस रेखा से ऊपर उठाने के लिए जबरदस्त काम किया। जो पिछड़े इतने सालों से कांग्रेस का जहां नजर नहीं गया, वहां बीजेपी इस जनमन योजना से ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी जो वंचित थे, ये पूरे मेन स्ट्रीम से दूर अलग हटके थे, हमने उनको जोड़ा, मेन स्ट्रीम से साथ जोड़ा और जनमन स्कीम सक्सेस हुआ आदिवासी ट्राइबल के लिए। और उनका कहना है कि ट्राइबल विद मोदी, आदिवासी मोदी जी के साथ है। तो ये जनमन स्कीम कुछ उपलब्धि है दीपक केदार साहब? आप तो गली गली महाराष्ट्र के घूमे, रूरल एरिया में घूमे हो, बैकवर्ड एरियाज में घूमे हो, क्या ये ट्राइबल आदिवासी को जनमन स्कीम का कोई लाभ हुआ है? नहीं, इसका मतलब भी लोगों को मालूम नहीं। योजना तो छोड़ो, ये कहीं कोई योजना नहीं है, सब फेक है। कहां पर भी ये जनमन आया नहीं है और ट्राइबल का भी कोई वहां पर एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है। एक तो ये आदिवासियों को आदिवासी बोलते नहीं, ये वनवासी बोलते हैं। उनको वनवासी रखना वही इनका एजेंडा है। उनका जो आदिवासियों का हक है, वो आदिवासियों का हक देना नहीं, जल जमीन छीन लेने का एजेंडा यहाँ पर इनका चल रहा है। जनमन कुछ नहीं है, झूठ है। आप मेरे साथ किसी को भी आपके प्रतिनिधि को भेजिए, मैं लेके जाता हूं। कहा पूछिए जरा जनमन भी। और इतना ही नहीं, इतनी शिक्षा की भी वहां पर शिक्षा तक पहुंच नहीं रही है। जनमन तो छोड़िए, वो ट्राइबल की स्पेलिंग भी नहीं बता सकते आदिवासी लोग, ट्राइबल की स्पेलिंग भी नहीं बोल सकते। ये हैशटैग ट्राइबल बोल रहे हैं, ये हैशटैग भी समझ में नहीं आता उन लोगों को। झाड़ी में, यहाँ पर पहाड़ों में रहने वाले लोगों को या नेटवर्क जाता है क्या और हैशटैग ट्विटर पे लिख सकता है कि वो मोदी जी बताए जरा। हैशटैग आदिवासियों के लिए हैशटैग लगाया जाता है क्या? आदिवासी चलाएंगे हैशटैग? ये सिर्फ दिखावा है। तो दीपक केदार साहब आगे क्या कुछ भी करने जा रहे। तो दीपक केदार साहब, भविष्य आपको कैसा दिख रहा है ये बताएं। भविष्य की बात करें ना, चलिए ये तो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, मुकाबला कैसे होगा, और आपकी खुद की क्या योजना है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, लोगों में वास्तव जगाना, जिस तरह से इनका जो झूठे वादों का जो प्रचार चल रहा है उसको जगाना। ये जो रथ आया था, मोदी का रथ, हमारे संगठन ने गांव-गांव में रोका है कि तुम मोदी सरकार नहीं बोल सकते हो, ये भारत सरकार है। हमने रोकने का काम किया है। लोगों में बड़ा गुस्सा है, उसको प्रतिसाद मिला है। जो उज्ज्वला गैस दिया था
गरीब लोगों को उसका 1500 रुपये ये मांग रहे, वो उज्ज्वला गैस की वजह से लोग यहाँ पर उनके खिलाफ चले गए। महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो हमारी योजना है कि लोगों में जागरूकता लाना, और वो लाने का काम पिछले 9 साल में हम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी आपको बड़े स्केल पे दिख रहे, पर हम ग्राउंड लेवल पे ये काम करते आ रहे। तो हमारा काम हो चुका है। आप देखिए, ये कितने भी मीडिया में बंपकबाजी करे, ग्राउंड पर लोग इनके खिलाफ है। और इस देश का भविष्य यही है कि जिनको संपत्ति बचाना है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और जिसको देश बचाना है वो लोकतंत्र के बाजू में आएंगे, और लोकतंत्र के बाजू में हम लोगों को लेके जाएंगे, और यहाँ पर लोकतंत्र की ही सत्ता लाएंगे। यही हमारी योजना है। पॉजिटिव रहना, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार और पॉजिटिविटी से ही हम एक सकारात्मक दृष्टि से आने वाले समय में लड़ेंगे। हम निराश नहीं होंगे। निराश होंगे तो हार जाएंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे। ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया, प्रोपोगेंडा किया है, और उसी के बलबूते ये चुनाव लड़ते हैं। हम क्यों निराश हो, ये इस माध्यम से आपको पूछता हूं। और पॉजिटिव रहेंगे, निराश नहीं होंगे, और इस हुकुमशाही व्यवस्था को हराएंगे। यही हमारी पहल है, और यही हमारी कोशिश है। लोगों को जागरूक बनाने का काम हमने किया है। दलित अत्याचार हो, मुस्लिम अत्याचार हो, आदिवासी अत्याचार, उत्पीड़न हो, यहाँ के ओबीसी का उत्पीड़न हो, आरक्षण का विषय हो, आरएसएस का जो लोगों का बांटने का राजनीति हो, ये झूठे जुमलों की या जो बात है वो बात हो, हम इसके ऊपर काम करते आए, कर रहे, और हमारी कोशिश यहाँ पर जारी है। देखते हैं अभी आगे आगे होता क्या है। अभी भविष्यवाणी करने को मैं कोई भविष्य वाला नहीं हूँ, आर्कोलॉजिस्ट वो क्या रहता वो भी नहीं हूँ जी। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ पर लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक केदार साहब, ऑल इंडिया पैंथर्स सेना के दीपक केदार साहब, अकेले जूझते हुए, अपना संगठन बढ़ाते हुए और हिम्मत ना हारते हुए, इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। Well, that man has a lot of passion about his work. And the guts. And the guts. That's right. Notwithstanding all the cases against him. इनसे एक्चुअली दीपक केदार जी एज ए लीडर से हमको पता चलेगा कि ये मोदी जी की जो स्कीम्स है, गारंटी वाली स्कीम है, क्या ट्राइबल एरियाज में पहुंचे है कि नहीं, जी, जो रूरल बैकवर्ड एरियाज में पहुंचे है कि नहीं। प्रदीप जी, जैसा अभी ये बता रहे थे, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। वैसे अगर आप भी जाएं, आप भी काम कर चुके हैं, मैं भी काम कर चुका हूँ आदिवासी इलाकों में। कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ठाणे रूरल में ही चले जाएं। वहाँ पर भी आदिवासी महिलाओं के तन के ऊपर पूरे कपड़े नहीं होते। आज भी मेल न्यूट्रिशन वहाँ पर चरम सीमा पर है। इसके बावजूद कि वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ उनको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि खाने को नहीं है। आज भी घास को बॉईल करके खाया जा रहा है। यू नो व्हाट हैपेंस विद टीबी, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। ऑल दीज मेडिसिन एक्ट इफ़ यू हैव अ वेरी गुड डाइट। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। एंड दैट हैज़ बिकम द टीबी बेल्ट ऑफ दैट एरिया। आई होप somebody wakes up to that fact, and it's ठाणे रूरल, ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई से। मेरा ये कहना है कि बड़ी अच्छी बात है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में हो रहा है। वी ऑल्सो फील वेरी प्राउड। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। MBZ साहब जो हैं, अमीर जो हैं, मतलब रूलर जो हैं UAE के, वो आकर के प्रधानमंत्री जी का खुद का मतलब उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पूरे देश को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गरीब से गरीब शख्स जो है, जैसा मोदी जी बार बार बोलते हैं, जो गरीब से गरीब शख्स है, मेरा ध्यान उसकी तरफ है। मैं उम्मीद करता हूं जब उनकी थर्ड टर्म होगी, ही विल एक्चुअली लुक एट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द पीपल हु आर रियली एट द बॉटम ऑफ द लैडर, विच एवरीबडी इग्नोर्स। प्रदीप जी, आपको याद होगा जब फार्मर सुसाइड्स के ऊपर हम लोग काम करते थे, हम लोगों ने बहुत काम किया। क्या था कि उस वक्त वी यूज्ड टू गेट द लोएस्ट TRPs। किसान आत्महत्या के ऊपर या किसान क्राइसिस के ऊपर जब भी हम लोगों ने काम किया, बिकॉज पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। जो रूरल क्राइसिस जो अभी चल रहा है वो शहर के लोगों से इतना दूर है कि कोई उसके बारे में बातचीत तक नहीं करना चाहता। लाइक राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू एंड आई had decided to do a series on Big Boss. You know, we would have got millions of viewers.
आज की तारीख में आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाते, 3 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाते, ना जाने कितने लाखों आपके व्यूअर आ जाते। लेकिन जो असली विषय हैं अगर उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो ज़्यादातर लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होती, बिकॉज पीपल जस्ट वांट टू बी एंटरटेन्ड, व्हिच आई थिंक इज ऑलराइट। आई मीन that's democracy. What do? You can't really argue with that. All that we can do is try and send our message across to as many people as possible to the best of our ability. That's it. That's all that we can say. कि भाई बिग बॉस भी अच्छा है, लेकिन इस तरफ भी अगर देख लें, क्योंकि ये भी आपके देशवासी हैं, और अगर ये पीछे रहेंगे तो पूरा देश पीछे रहेगा, सीधी बात है। As you are so fond of quoting Mahatma Gandhi, क्या बोलते हैं आप गांधी जी के बारे में? Even God cannot approach a poor man except in the form of food. And also you said something about governance. Governance. Yes, that that- Mahatma Gandhi had an advice for all bureaucrats. Before you sign any particular order, just think about the most poorest of poor. And if you're signing this order is going to bring some smile on his face, the poorest of poor, then Most you're doing the right thing. Most important. Yes, sir. The most important thing. I hope in his third term, Mr. Modi's bureaucrats will actually follow Gandhiji's second advice. That will be the most important thing. Right, that's just about it as far as this show is concerned. Let's take a few comments. कुछ comments भी हैं शायद. Let's take at least 10. ज़रा 10 के करीब comment अगर आप दे दें तो we'll take a look at them. फिलहाल आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, The bell. and सब्सक्राइब करें, and do Yes, the bell is वो घंटी तो बज गई. Very good, so nice of you. Thank you so much. Can we do subscribe to the channel? Yes, yes. वो भी आना चाहिए. वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, घंटी भी बज गई साहब. Thank you. ये घंटी आप लोग you bought a bell or what are you guys doing? Anyway, we will see. चलिए let's take a few comments which have come. देखें. Govind Rajan Natesan 7013, thieves should know they can't go on looting people, wake up after some time. Right, this was I think in response to Mr. Chintamani Karkanis. Okay, okay. जी आगे चलें. Can we move forward please? अब ये तो मुझे भी नहीं पढ़ा जा रहा है यार, आपको पढ़ा जा रहा है क्या? Divide and rule Congress. How can one expect good governance and unity from Congress? They are unable to keep the India alliance intact. They can put unity in India. These Congress more love towards Muslim. Why not? I mean, Muslims are part of this country. On the one hand, they are preaching North-South divide. On the other hand, only Congress can keep the country united. Sri Ranga 1000 और उसके ऊपर है Narasimha DS 6871. जी चले आगे चले. Can we move forward please? And this is of course our friend from I think Nagpur, if I'm not mistaken. Yes, yes, yes. Why Place of Worship Act, Waqf are not yet abrogated, Waqf Board and AIMPLB are not yet closed. But the All India Muslim Personal Law Board is not an official body, it's just an NGO. Right. चलिए आगे चलिए. VRRE2CS, whatever. That was Dr. I think that was Dr. Seema Seema Malik. Malik. The way and the time at which the decision has come is not in good taste and smells of internal vested interest and strategy to break and divide for ruling. What's different? That was done by the colonialism of United Kingdom, and now also anyone who's not respecting seniors and mentors and stooping to this level is not a human, and he has never and he will never be successful in his career and life. Harsh 1028. G. I think that was a comment on Mr. Ajit Dada Pawar. Yes, sir. Congress मुक्त भारत, no more Congress in this new Bharat. ये हैं George Alexander साहब 3166. This is in response to Mr. Asif Faruqi. Amir Khan's son Junaid Khan to star opposite Sai Pallavi in a Bollywood debut, I think. I don't know why they don't give me the full headline. Am I supposed to guess? I don't want to see her in Bollywood. I am a big fan of Sai Pallavi. Shubham Kumavash 6623. I don't want to see her in Bollywood. That's what he says. Well said, Dr. Seema ma'am. Right ma'am. ये हैं ललिता सैनी 8712 और ये हैं राणा राजपूत. शरद पवार साहब के पीछे पूरा महाराष्ट्र है, ऐसा एनसीपी के लोग कहते हैं सर.
और दूसरे लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस डिवाइड्स एंड लूट्स द कंट्री, अखिलेश कृष। इज दैट इट? वन मोर, ऑलराइट। शर्वरी वाग टू प्ले लीड ऑपोजिट कार्तिक आर्यन इन भूल भुलैया 3। Oh God, this is like too big. 12 फरवरी कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में आए शर्वरी, बहुत अच्छी लग रही हैं वगैरह 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 वगैरह। फाइन, he's a great fan. Oh, she's a great fan. प्रीति पांडे, जॉनी लीवर डाल दें फिर मज़ा आ जाएगा। बहुत अर्जुन रामपाल जाने के सबके आ जाए, ये ब्लॉकबस्टर बहुत एक दिन की कमाल हुई, 1000 करोड़ की एक दिन की कमाई होगी इसकी। Yes. 1,000 Oh, crores. lovely. Oh, really lovely. 1,000 Yes, crores in a day. Oh, yes. One more. You said that was the last. For they to make. Acting debut in Kannada film with Sanjay Dutt. It's Kannada, no? It's Kannada, not Kannada. Nora 345. I think I read this last time Yes, also. yes. Thank you very much. That's just about it. That's it from Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय सिया राम, Jai Sri Ram. हर हर महादेव। Har Har Mahadev.